तो वहीं देखिए, संजीव जीवा की बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। पैतृक गांव में संजीव जीवा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शामली के आदमपुर गांव में अंतिम संस्कार होगा। आदमपुर गांव का रहने वाला था संजीव जीवा, एक बड़ा गैंगस्टर था और कल मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि अब एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है, जांच का दौर लगातार जारी है। लेकिन अतीक और अशरफ के बाद संजीव जीवा हत्याकांड में माफियाओं में अब खौफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अतीक, अशरफ और संजीव जीवा की हत्या के तौर तरीके एकदम मेल खा रहे हैं। इससे शक की सुई इस तरफ भी घूम रही है कि कहीं एक ही गिरोह ने तो पूर्वांचल के बड़े माफियाओं के खाते की स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी। अतीक और अशरफ हत्याकांड में मीडिया कर्मी बनकर आए थे हत्यारे, और संजीव जीवा हत्याकांड में एक वकील का भेष धारण करके हत्यारा वहां पहुंचा था, और जिन शूटर्स ने इन दोनों ही वारदात को अंजाम दिया उनकी उम्र बेहद कम थी। और देखिए, जांच का दौर अब लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश हमारे साथ लखनऊ से कनेक्ट हो गए हैं। मेरठ से हमारे साथ अभिषेक कनेक्ट हो गया। अविनाश, पहले आपके पास आते हुए, देखिए जांच का दौर तो अब शुरू हो गया है, लेकिन ये 357 बोर की अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर आई कहां से विजय के पास? एक बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है। अविनाश। बिल्कुल पूजा, देखिए आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि संजीव जीवा की जो डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और उसकी बॉडी को उसके परिजनों को सौंपा जा चुका है। जहां तक सवाल उस सोफिस्टिकेटेड वेपन का है, तो चूंकि मेरे साथ पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल जी हैं, सर बेहतर बता सकेंगे कि इस हथियार का इस्तेमाल आखिर कैसे हुआ। सर, इन तमाम माफियाओं की गतिविधियों को बहुत करीब से आपने मॉनिटर किया है। जिस वेपन का इस्तेमाल किया गया है इस हत्याकांड में, कहा जा रहा है कि काफी महंगा वेपन है। कहां से आया होगा इतना महंगा वेपन, क्योंकि उस आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है ऐसा? जैसा मैंने अभी उसका फोटो देखा वेपन का, ये है 357 मैग्नम। 357 मैग्नम बड़ी बैरल में भी आता है और ये स्मॉल बैरल, स्नब बैरल, और ये बड़ा ही डेडली वेपन है। और इस वेपन, ये मुख्तार अंसारी का बड़ा प्री वेपन होता था, 357 मैग्नम और .5 पिस्टल। तो ये अमेरिका ने बनाया था, रूगर कंपनी है वो भी बनाती है, तो और कई कंपनियां बनाती। इट इज वेरी डेडली पिटलेस। और ये जो रिवॉल्वर है जो इस्तेमाल किया है इसने, उसको देखकर ये लगता है कि कोई छोटा मोटा गैंग नहीं। हथियार को देखकर मैं कह सकता हूं कि कोई बड़ा गैंग, बड़ा माफिया इसके पीछे है, जिसने 357 ऐसा रिवॉल्वर इसको दिया कि एक बुलेट ही काफी है। तो ये महंगा वेपन है और आमतौर पर वैसे तो नॉन प्रोहिबिटेड है, लेकिन ये इसके लाइसेंसी भी बहुत कम है। इट्स वेरी, ये वेपन शो करता है कि कोई बड़ा गैंग इसके पीछे। आपने बड़े गैंग की बात कही, चूंकि संजीव जीवा मुख्तार गैंग से कनेक्टेड था। राइवलरी किससे हो सकती है इस गैंग की? चूंकि पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन राइवलरी चूंकि आपने देखा है इनके कई सारे पश्चिम में भी इनके प्रतिद्वंदी। ऐसा है, ये पश्चिम का था। और मुख्तार अंसारी जब 91 में कल्याण सिंह की सरकार आने के बाद जो भी भागा वहां से, और उसमें ये पंजाब में रहा, ये चौटाला गांव में रहा, दिल्ली में रहा, वहां किडनैपिंग फॉर रैंसम में बंद हुआ। और वो दौर था इसका जब इसने पश्चिम के अपराधियों को जोड़ा। उसमें राजबीर रमाला, रविंदर भूरा, संजीव जीवा खुद, ये मुजफ्फरनगर का, प्रभुजोत डिम्पी पंजाब का, जसविंदर राखी पंजाब का, गुरनाम बाबा, गुरमीत बाबा। तो ये जो अपराधी जुड़े इसमें, राजबीर रमाला मारा जा चुका है, रविंदर भूरा मारा चुका है, प्रभुजोत डिम्पी मारा जा चुका है, ये सब मारे जा चुके हैं। और ये जो संजीव जीवा है ये उसी गैंग का, और जितने बड़े किस्म की घटनाएं हुई इसने, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, अब तो खैर उसमें इसको सजा हो चुकी थी उसमें, और सपा के विधायक थे वहां, उनको विजय सिंह। इसके अलावा इसका नाम आया था कृष्णानंद राय मर्डर केस, जहां 600 गोली मुख्तार अंसारी ने चलवाई थी, और उसमें मुन्ना बजरंगी के साथ संजीव जीवा था, हनुमान पांडे को, राकेश पांडे तो जो एसटीएफ ने यहाँ मारा गया, और उसमें मंसूर खान और वो अताउर रहमान बाबू, काफी उसमें अपराधी थे। तो ये फ्रंट लाइन शूटर्स में था, और इसकी दुश्मनी, जो शूटर होते हैं उनकी दुश्मनी भी होती है।
इन लोगों का जो इसका सीनियर मुन्ना बजरंगी तो बागपत जेल में मारा गया और सुनील राठी का नाम आया। तो यहाँ की भी गैंग जो हैं, इसके विरोधी गैंग, उनके संबंध राठी से अदावत की बात। देखिए, राठी के अलावा जो मुख्तार अंसारी गैंग का जो दुश्मनी चलती रही, वो दुश्मनी चलती रही ब्रिजेश और त्रिभुवन गैंग से, लेकिन वो बिल्कुल वो गैंग इस समय एक्टिव नहीं है। तो ये लोगों के रिश्ते, ये तो खाली ये नहीं खाली मुख्तार अंसारी था, मुन्ना बजरंगी था, ये कई गैंग में शामिल होता रहा। और उस गैंग में आजकल जो सबसे एक्टिव है वो वेस्टर्न यूपी का, खासकर पंजाब के गैंग जो हैं वो काफी उसमें एक्टिव हैं। सुनील राठी भी तिहाड़ जेल में है, और वो भी अभी आपको याद होगा यहाँ लखनऊ में मुख्तार अंसारी गैंग का एक अजीत सिंह मारा गया था, यहाँ कठौता चौराहे पर, और उसमें भी जो है जो अजीत सिंह था उसके मारने में भी सुनील राठी के शूटर थे, उसमें एक घायल हुआ था जो पकड़े गए। तो इस समय जो नेटवर्क है माफियाज का वो काफी वाइड स्प्रेड है, और इनके सिंडिकेट में हथियार भी एक दूसरे के यहाँ शिफ्ट होते रहते हैं। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑन है, इसलिए किसी पर कंक्लूजन पर जंप करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये माफियाज होते हैं, इनके भी दुश्मन होते हैं। जिस वेपन का इस्तेमाल किया गया है, कहा जा रहा है कि पंजाब के लोग आमतौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या माना जाए कि पंजाब के किसी गैंग का हाथ हो सकता है? देखिए, सोफिस्टिकेटेड वेपन तो जो आए पंजाब से आए, खासकर मुख्तार अंसारी गैंग के पास। उस समय जो उसके पास AK-47 आया, UG कार्बाइन आया, .545 पिस्टल, वो प्रभजोत डिम्पी दिया करता था, और जो पंचकुला में 2006 में मारा गया। तो इसलिए पंजाब से वेपन ये काफी पॉपुलर रहा। ये लाइसेंस्ड वेपन भी है, इस पर प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन ये है तो नॉन प्रोहिबिटेड, लेकिन इसके सामने पुलिस की 9mm पिस्टल और ये जो 38 रिवॉल्वर, ये भी इसके सामने उतनी कारगर नहीं जितनी ये कारगर है। इसकी लंबी बैरल की भी आती है रिवॉल्वर, जो इसको हम कह दीजिए कि तोप है बिल्कुल वो, और इसका कार्टिज जो है बहुत ही डेडली है, 357 मैग्नम का। तो ये पंजाब में तो इस टाइप के तमाम वेपन मौजूद हैं, तो संभवतः ये भी हो सकता है कि उधर से आया हो, क्योंकि यहाँ जो जितनी भी बड़ी घटनाएं, बिल्कुल अविनाश, इतना महंगा रिवॉल्वर 20 साल की उम्र भी इस शूटर ने पार नहीं की थी, इसके पास कहां से आया है, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके पास हम वापस लौटेंगे, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ अभिषेक भी लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अभिषेक, आपके पास आते हुए, देखिए 20 साल की उम्र भी पार नहीं की थी इस लड़के ने जिसने शूट किया है। इसके साथ साथ कई तरीके के देखिए सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि स्क्रिप्ट अतीक अशरफ की जब हत्या की गई, मीडिया के भेष में आते हैं, यहां कोर्टरूम में जब जीवा की हत्या की गई, वकील के भेष में आ जाते हैं। स्क्रिप्ट एक तरीके से सेम ही नजर आती है, गैंगवॉर ये यहां पर नजर आती है, और इसके साथ साथ ये भी कि अगर आप मुजफ्फरनगर में देखिए, आपकी मौजूदगी है वहां पर, किस तरह का माहौल है अभी? हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं, ये स्क्रिप्ट 2018 में बागपत जेल में उस समय लिख दी गई थी, जब मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर सुनील राठी ने गोलियों से भून दिया था। जेल के अंदर रिवाल्वर आ गई थी। उसके बाद मुन्ना बजरंगी के बाद ये बिल्कुल राइट आदमी था मुन्ना बजरंगी का। संजीव जीवा नाम क्यों पड़ा, ये समझ लीजिए जीवट था। जीवट हमारे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस बंदे को कहते हैं कि जो डरता ना हो, बेबाकी से कोई कांड कर देता हो, जिसमें इसलिए जीवट से वो पड़ गया जीवा। महेश्वरी था, संजीव जीवा नाम हुआ। ये वो कॉम्प्लेक्स में दिखाना चाह रहा हूँ जो संजीव जीवा का था। 2016 के उपचुनाव में उसकी पत्नी पायल महेश्वरी यहीं उसका चुनाव कार्यालय था, RLD से लड़ी थी। और ये वो आदेश है, मैं चाहूंगा मेरे वीजे आगे आ जाएं, और ये वो आदेश है जिसके तहत ये संपत्ति, करोड़ों रुपए की संपत्ति है जो इसने अपने बदमाशी के बल पे बनाई थी, ये सील की हुई है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, वो सवाल बड़ा मौजूद है। ये एक स्क्रिप्ट लगती है, और इस पर ये हथियार कैसे आया, इतनी कम उम्र का बदमाश था, तो सीधी सी बात है कि इसको हायर किया गया है। ये स्क्रिप्टेड क्या है, ये देखिए, जिसकी मुख्तार अंसारी से चली वो कौन से दो गैंग है। आज मुख्तार अंसारी अकेला पड़ा हुआ है, अब उसके धीरे धीरे गुर्गों को निपटाया जा रहा है। मुन्ना बजरंगी उसका ऐसा सुरक्षा कवच था कि जब तक मुन्ना बजरंगी का नेटवर्क था, मुख्तार अंसारी को घेर पाना बड़ा मुश्किल होता था। सबसे पहले उसका सबसे बड़ा विकेट तोड़ा गया, मुन्ना बजरंगी को मारा गया। झांसी जेल से रात में ट्रांसफर होके वो पहुंचता है बागपत, और अल सुबह ही वो मार दिया जाता है। इसके बाद थोड़ी शांति रही। अतीक और अशरफ का जिस तरीके से 3 नवयुवकों ने, वो नए नए बदमाशी में उतरे बदमाश थे, उन पर कोई शक भी नहीं कर सकता था
इसलिए उन्हें चुना गया। उनको पहले प्रैक्टिस कराई गई, उन हथियारों को चलाने की दी, पूरा बताया कि किस तरीके से मीडिया वहां से निकलेगी, इसलिए तुम मीडिया कर्मी बन के जाओगे तो कोई रोकेगा नहीं। अगर कुछ और बन के जाते तो शायद थोड़ा शक होता। यहाँ कचहरी में आना था संजीव जीवा, इसलिए वकील की वर्दी पहनाई गई और वही कोर्ट रूम के अंदर उसे भून दिया गया। मुझे याद आ रहा है मुजफ्फरनगर का वो कांड, जब विक्की त्यागी बहुत बड़ा बदमाश था, उसको भी ऐसे ही मुजफ्फरनगर की कोर्ट में भून दिया गया था। ये भी मुजफ्फरनगर का ही बदमाश था। अब शामली जिला अलग हो गया है। तो ये कुल मिलाकर पूरी कहानी एक जैसी है। अब मुख्तार बचा है और उसके एक दो चेले चपाटे। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि एसआईटी की जांच शुरू हो गई है। अभिषेक, आपके पास वापस लौटेंगे। लखनऊ से अविनाश हमारे साथ बने हुए। अविनाश, आपके साथ जो मौजूद है पुलिसकर्मी, उनसे जरा बातचीत करिए, उनसे जरा जानिए कि जो पूरा प्रकरण अभी समझ आ रहा है, जिस तरह की अपडेट्स फिलहाल मिल रही है, प्लान ए था, प्लान बी भी था कोई, कि अगर जीवा भागने की कोशिश करता तो दूसरा शूटर उस पर फायर कर देता? बिल्कुल पूजा, ये सवाल मैं ब्रिजलाल जी से ही पूछूंगा। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि भले ही एक शूटर पकड़ा गया वहां पर, लेकिन वहां कुछ और शूटर भी मौजूद थे। उन परिस्थितियों में जब अगर जीवा बचने की वहां से कोशिश करता तो जो दूसरे शूटर थे वो उसको वहां बचने के मूड में नहीं थे। क्या इस तरह की प्लानिंग पहले भी देखने को मिली है? हाँ, बिल्कुल अकेला नहीं रहा होगा, उसके बैकअप में जरूर रहे होंगे, क्योंकि इन माफिया गैंग की हमेशा जो मोडस ऑपरेंडी रही है वो हमेशा बैकअप रखते हैं। और बैकअप में यहां तक कि बैकअप में अलग से हथियार भी रखते हैं। एक मेन वेपन हो गया तो दूसरा, कहीं क्राइम करने गए तो दूसरी गाड़ी में या दूसरे रूप में अन्य शूटर खड़े हैं। तो अब चूंकि ये गिरफ्तार हो चुका है और इस गिरफ्तारी के बाद ये पूरा ये गैंग बाहर आ जाएगा और पुलिस को इसको बड़ा डीपली करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड जो है पुलिस कस्टडी में मारना, ये पुलिस के लिए बड़ा एक फेल्योर मैं कहूंगा। लेकिन जिन परिस्थितियों में कोर्ट में हुआ तो इसमें हमारे बार का, जैसे मैंने कहा, उनका भी सहयोग होना चाहिए, उन्हें भी फ्रिस्किंग अपनी अलाउ करनी चाहिए अन्यथा, क्योंकि ज्यादातर ये मैंने कहा मुख्तार गैंग ये तो उससे संबंधित था। ब्रिजेश गैंग जो होता था हमेशा जितने बड़े मर्डर किए पुलिस यूनिफॉर्म में किए। अभी अतीक का पत्रकारों के रूप में हुई। अब पत्रकार भी कोई मुल्जिम जाता है तो तमाम लोग अपना कैमरा लेकर घुस जाते हैं, उसमें तमाम ऐसे होते हैं, पहचान नहीं होती कौन है। तो ये जो बड़ा ये है, कभी चेक किया जाए तो पत्रकार भी अपना एक रिजनमेंट होता है, और वकील का अगर फिस्किंग किया जाए कोर्ट के बाहर जाते समय तो उनका रिजनमेंट होता है। तो ये बार का भी सहयोग जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, देख पा रहे हैं हम कि